हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं 24 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। इसकी मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। ये मेरी सेकंड वीडियो है 24 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का। 24 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 1 दी गई है। ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्पस ऑफ द नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी। मतलब जो भी सारी की सारी रिसर्च क्या करती हैं, नॉलेज को बढ़ाती हैं। किसके द्वारा? एडवांसिंग अ थ्योरी, थ्योरी को डेवलप करके। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सही है क्या? सही लग रही है आप लोगों को? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। क्योंकि जो हम थ्योरी को डेवलप करते हैं ना, वो सिर्फ हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है। एक्सटर्नल रिसर्च में हम क्या करते हैं, थ्योरी को अप्लाइड करते हैं। तो जो नॉलेज को बढ़ाती है और थ्योरी को एडवांसिंग करती है, वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है। तो यहाँ से हमारी स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो हो जाएगी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द फोकस ऑफ द एक्सटर्नल रिसर्च इज बेसिकली ऑन द एम्यूलोरेशन ऑफ प्रिवलेंट प्रैक्टिस। तो जो हमारी एक्सटर्नल रिसर्च होता है उसका जो फोकस होता है, उसका प्रिवलेंट प्रैक्टिस को एमिलोरेशन करना होता है, मतलब इम्प्रूव करना होता है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ से जो एक्सटर्नल रिसर्च होती है, जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ होगी है तो उसमें हम इम्प्रूव करके उसको सही कर सकते हैं एक्सटर्नल रिसर्च के थ्रू। और जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती हैं, जो अभी अभी आई होती हैं, उनको हम सही कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें बोला गया है कि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करता है। तो ये हमारी होती है फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम उसको बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। ठीक है। तो सेकंड है हमारा जो क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। तो बिल्कुल सही है। जो एक्सटर्नल रिसर्च होती है हमारी, वो क्या है कि इम्प्रूव करती है। जो भी हमारी मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है और उनमें इम्प्रूवमेंट लाती है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? आ रिसर्च क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड। एक रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसका हमें आंसर देना होता है। बिल्कुल सही है। ए का 4 हो जाएगा। फिर है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है और आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है। तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, तो यहीं से सही हो जाता है। जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। सैंपल ऑफ द स्टडी। सैंपल हमारा स्टडी क्या होता है? एक सबसेट होता है। ठीक है। सैंपल ऑफ स्टडी एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड सेट और यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो सी का 2 हो जाएगा। डी का 1। रिसर्च टूल। रिसर्च टूल क्या होता है? मतलब एक टूल होता है जिससे क्या है कि हम डेटा जो होता है उसको गैदर्ड करते हैं। तो यहाँ से हमारा डी का 1 हो जाएगा। डिवाइस यूजिंग विच डेटा आर गैदर्ड। तो डी का हो जाएगा 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हिंदी वालों के लिए है। सोच समस्या क्या होती है? सोच समस्या वो होती है जिसका हमें उत्तर देना होता है। एक समस्या होती है हमारे पास, उसका हमें आंसर ढूंढना होता है। तो ए का 4 हो जाएगा। शोध परिकल्पना वो होती है क्या है कि शोध परिकल्पना होती है किसी शोध प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या फिर उत्तर, मतलब एक टेंटेटिव आंसर होता है। तो बी का हो जाएगा 3rd। सी का क्या होता है? अध्ययन का प्रतिशत। सी का 2 हो जाएगा हमारा। किसी परिभाषित समुच्चय समग्र में से लिया गया उप समुच्चय सबसेट होता है ये। सी का 2। डी का 1। शोध उपकरण मतलब प्रविधियों जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किया जाते। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन राइट। सो यहाँ पर क्या है कि अरेंज करना है हाइपोथेटिक को, डिडक्टिव रिसर्च को अरेंज करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर है हमारा डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्राइंग अ सबसेट देयर फ्रॉम। मतलब पॉपुलेशन को डिफाइन करना और ड्राइंग करना सबसेट को, मतलब एक सबसेट को सेट करना।
डेटा कलेक्शन यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टास्क फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा कलेक्शन को यूज़ करके मतलब रिसर्च को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए ऐसे टास्क को यूज़ करना जिससे क्या कि डेटा एनालिसिस के द्वारा फॉलो किया जा सके। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड डेवलपिंग अ डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, मतलब हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना एंड ए रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करना। टेकिंग अ डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस वियर टेस्टिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस, मतलब एक टेकिंग अ डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस पर एक डिसीजन लेना एंड टेस्टिंग करना, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा आइडेंटिफाइंग द डिफाइनिंग आर रिसर्च प्रॉब्लम। हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन में भी है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो हो जाएगा एलिमिनेट। 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास। बी क्या है, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्राइंग अ सबसेट देयर फ्रॉम, तो ये हमारा नहीं आता है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम को, तो फिर उसके बाद हम क्या है कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए के बाद डी। तो डी ऑप्शन हमारा किस में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम पहले हमारा क्या आता है, रिसर्च प्रॉब्लम आती है, फिर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब जो एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, मतलब एक पॉपुलेशन होता है, उसमें से हम क्या कहते हैं, सैंपल ले लेते हैं, तो वो हमारा होता है। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद या डेवलप करने के बाद, फिर उसके बाद हमारा आता है सी, मतलब जब हम पॉपुलेशन का सबसेट डिफाइन कर लेते हैं, पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, मतलब उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जो हाइपोथेसिस जो टेस्ट आता है हमारा, वो हमारा आता है डाटा कलेक्शन के बाद, और डाटा कलेक्शन से पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है कौन सा होता है, हाइपोथेसिस को डेवलप करना। हाइपोथेसिस डेवलप करना, फॉर्मुलेट करना अलग बात है, और नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना वो अलग बात है। अगर फॉर्मुलेट करना आएगा तो वो हमारा जो हम सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या है कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, और जब हम टेस्ट करते हैं तो वो किसके बाद करते हैं, वो बाद में करते हैं जब हमारा क्या है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाता है, हम सैंपल ले लेते हैं और डाटा ले लेते हैं, डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, डाटा एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले, मतलब इसको क्या है कि सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमारी सोच समस्या आती है, किसी सोच समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है परिकल्पना निर्माण, ठीक है। परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना को क्या है कि टेस्ट करना वो अलग अलग है। तो पहले हमारा परिकल्पना निर्माण आता है, फिर उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो बी आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डाटा एनालिसिस करते हैं, तो सी आएगा, और फिर उसके एनालाइज करने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, ई आएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इन रिसर्च इम्प्लाई रैंडमाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द यूनिट्स, मतलब यहाँ पर जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है वो बतानी है यहाँ पर। तो रैंडम से जो टेक्निक सैम्पलिंग आती है हमारी, वो किस में आती है, एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है हमारी, वो क्या है कि कन्वीनियंस होती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम क्या है कि सैंपल ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो हमारी रैंडमाइजेशन होती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी कौन सी है, कोटा सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो ए तो हमारा चला जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग वो भी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी है। फिर है हमारा सी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये हमारे रैंडम है, तो बी एंड सी हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में हमारा सी है। फिर है डायमेंशनल सैम्पलिंग भी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है, तो डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा।
फिर हमारे पास क्या बचा, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो यहाँ से हमारा सी एंड ई हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ तकनीकें दी गई हैं और इनमें से यांत्रिकीकरण मतलब रैंडम जो टेक्निक्स हैं उनको हमें पता लगाना है। तो जो हमारी रैंडम है वो हमारी स्तरित प्रतिदर्श चयन एंड गुच्छ प्रतिदर्श चयन है, बाकी जो भी हैं वो हमारी क्या है, नॉन रैंडम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सी ई हो जाएगा, सी ई थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। सो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाती है, सब बोलते हैं बहुत लेंदी बना देती हो, इस वजह से क्या है कि मैं कम टाइम की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट कराऊंगी नो डाउट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।